न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हो गया था, है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया था, और टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ डीएनए, टाइप्स ऑफ डीएनए में 3 टाइप के डीएनए पढ़े थे, कौन से? ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। जो सबसे कॉमन डीएनए है वो कौन सा है? बी डीएनए है। बी डीएनए का व्यास, ठीक है, यानी डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक। बेस पेयर की संख्या कितनी होती है? 10 बेस पेयर होते हैं। और 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो कम से कम हमें याद होनी चाहिए। फिर ऐसे एडीएनए में पढ़े थे, एडीएनए का व्यास कितना होता है? 20.2 एंगस्ट्रॉम। लंबाई कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर कितने होते हैं? 11। और 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 2.56 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही पढ़े थे जेड डीएनए में। जेड डीएनए का डायमीटर कितना होता है? व्यास 18 एंगस्ट्रॉम, लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बेस पेयर की संख्या 12 और डिस्टेंस कितना होता है? 3.7 एंगस्ट्रॉम। अब हमें एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे, BMW। याद है BMW क्या है? क्या होता है BMW? कार का नाम है ना, लेकिन अपने यहाँ ये कार के लिए नहीं बताए हैं, बी डीएनए के बारे में याद करने के लिए बताए हैं। तो कैसे याद करेंगे? बी का मतलब बी डीएनए, एम का मतलब मेजर ग्रुप, ठीक है, एम का मतलब क्या हो जाएगा? मेजर ग्रुप। और डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा? वाइडर। मतलब कि मेजर ग्रुप कैसी होती है? इसमें चौड़ी होती है, वाइडर होती है। तो ए डीएनए में कैसी होगी? वाइडर का उल्टा नैरो। ठीक है, तो ये इतनी चीजें कम से कम मेरे को याद रखना है कि ए डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम, लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, बेस पेयर की संख्या 10 और 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना? 3.4। ये कैसे निकाले कि 34 एंगस्ट्रॉम की लंबाई में 10 है, तो 34 डिवाइडेड बाई 10 कितना जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद नहीं, ये चैप्टर मतलब कि इसके बाद का टॉपिक क्या है? देखो कॉपी में, क्या? आरएनए। क्या चैप्टर इसके बाद में? आरएनए। आरएनए पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। आरएनए क्या है? तो आरएनए क्या था? एक सबसे पहले फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल,
सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि प्रथम आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जो बाद में रिप्लेस हो गया किससे? डीएनए से। अब आरएनए के मेनली दो टाइप तो बहुत सारे होते हैं, हमें देखना है कि आरएनए के कितने टाइप हो सकते हैं। आरएनए जेनेटिक भी होता, सबसे पहले क्या था? जेनेटिक था, और उसके अलावा कुछ आरएनए कैसे होते हैं? नॉन जेनेटिक। तो एक आरएनए होता है जेनेटिक और दूसरा कौन सा होता है? नॉन जेनेटिक। ठीक है, क्या फर्क है जेनेटिक और नॉन जेनेटिक में? जेनेटिक का मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होगा वो जेनेटिक आरएनए, जो ट्रांसफर नहीं होगा वो नॉन जेनेटिक आरएनए। अब जेनेटिक आरएनए केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है? वायरस, वायरस में और वायरॉइड्स में। ठीक है, वायरस भी कौन से वायरस? जो आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस में, हाँ, वायरॉइड्स में और आरएनए के विरियन में। इसके अलावा कहीं पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा है कौन सा? नॉन जेनेटिक आरएनए। अब नॉन जेनेटिक आरएनए के दो टाइप हैं, एक जिसमें उत्प्रेरकी गुण होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? कैटालिटिक आरएनए, और दूसरा नॉन कैटालिटिक। वाई आ गया क्या? नॉन कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए ऐसे आरएनए जिसमें एंजाइम के जैसे गुण होते हैं, क्या बोलेंगे उसको? कैटालिटिक आरएनए। तो कौन कौन किस टाइप के आरएनए में होता है कैटालिटिक गुण? राइबोसोम, राइबोजाइम, राइबोसोम नहीं, देख के भी उल्टा सीधा पड़ रहा है। राइबोजाइम। और एक और होता है, एक और कौन सा होता है? हैमर हेड, हैमर हेड आरएनए। हैमर मतलब पता है? हैमर मतलब हथौड़ा, हेड मतलब सिर। तो एक ऐसा आरएनए जिसका हेड जो है वो स्ट्रक्चर उसका हैमर जैसे दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिए हैं? हैमर हेड आरएनए। तो ये दो आरएनए में एंजाइम के जैसे गुण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कैटालिटिक आरएनए। अब अगला है नॉन कैटालिटिक आरएनए, ऐसे आरएनए जिसमें एंजाइम के गुण नहीं होते हैं। अब फिर से ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, कोडिंग और नॉन कोडिंग। अब ये दो टाइप के हैं। ठीक है, कोडिंग और नॉन कोडिंग। कौन से होते हैं कोडिंग आरएनए, कौन से होते हैं नॉन कोडिंग आरएनए? हम्म हम्म, हाँ तो लिख दे रहे हैं ना यहाँ पर। यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट पर देख रहे थे? कोडिंग और नॉन कोडिंग। कोडिंग आरएनए कौन सा होता है? एमआरएनए। नॉन कोडिंग आरएनए कौन सा होता है? टीआरएनए और आरआरएनए। ठीक है, अब अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या है एमआरएनए, क्या है टीआरएनए और क्या है आरआरएनए। यहाँ पर एम का फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए मतलब कि संदेश वाहक। किसका काम करता है ये? मैसेज ट्रांसफर करने का। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है? डीएनए से आरएनए में, या डीएनए से प्रोटीन तक ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और आर का मतलब क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो हमें एक ही चीज को डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? एमआरएनए। तो अभी क्या पढ़ते हैं पहले? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। लिखते भी जाओ, हम रुक जाएंगे थोड़ी देर, 5 मिनट। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए डिस्कवर्ड बाय, किसने खोज की थी इसकी? डिस्कवर्ड बाय, खोजकर्ता ब्रेनर एंड
एमआरएनए का मेन काम क्या होता है और ये कितने परसेंट में होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्या काम होता है मैसेंजर आरएनए का? हाँ, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके रखता है। तो एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहाँ से मिलती है इसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन? फ्रॉम डीएनए। तो एमआरएनए ऐसा आरएनए है जिसको डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से फिर आगे चल के प्रोटीन बनाता है। अब कितने परसेंट होता है एमआरएनए टू आरएनए का? हम्म, तो अगर हम इसका परसेंटेज देखें तो 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। टोटल आरएनए का कितना परसेंट? अप्रॉक्स 10 से 15%। इसके अलावा और क्या खासियत है इसकी? अब एमआरएनए अलग अलग कोशिका में अलग अलग टाइप के होते हैं। एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल और फिर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार का एमआरएनए होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक? पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। और यूकैरियोट्स में कौन सा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्या फर्क है पॉलीसिस्ट्रॉनिक का और मोनोसिस्ट्रॉनिक का? मोनो मतलब एक, पॉली मतलब अनेक। हो गया। और क्या खास है इसमें एमआरएनए में? क्या काम करता है एमआरएनए? कुछ बनाने में हेल्प करता है क्या? एमआरएनए में कोड्स होते हैं, इन कोड की हेल्प से क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो नोट करेंगे एमआरएनए हैज ट्रिपलेट कोड्स। ठीक है, कौन से कोड कहते हैं इनको? जेनेटिक कोड्स। तो एमआरएनए में ट्रिपलेट कोड्स होते हैं और इन ट्रिपलेट कोड की हेल्प से क्या बनता है फिर? प्रोटीन। तो एमआरएनए हेल्प्स टू सिंथेसाइज एमआरएनए हेल्प्स टू सिंथेसाइज, क्या बनाने में हेल्प करता है? प्रोटीन। एमआरएनए में जो भी कोड्स होंगे उस कोड की हेल्प से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन के लिए कौन से कोड होते हैं? जेनेटिक कोड। और कितने लेटर के होते हैं? 3 लेटर के, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोड्स कहते हैं। ठीक। और कुछ विशेषताएं इसकी और कुछ लिखे हैं इससे पहले? देखो जरा क्या लिखे हैं। हाँ, एमआरएनए किससे बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किससे बनता है करके। तो किससे बनता है एमआरएनए? एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये कलर और ज्यादा उभर के दिख रहा है ना, येलो वाला, व्हाइट के कंपैरिजन में। इसको याद करने की ट्रिक बताया था हमने, किसी को याद है?
3 टाइप के आरएनए हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएमटी। तो आर बनता है फर्स्ट से, एम बनता है सेकंड से, और टी बनता है थर्ड से। आरएमटी, रमता जोगी। आरएमटी, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। बढ़े आगे। और कुछ? बस खत्म। तो ये हो गया क्या, एमआरएनए। कुछ हिंदी में लिखना है यहाँ पर, क्या बन जाएगा सब? तो डिस्कवर्ड बाय किसने खोजा था? ब्रेनर और चेकॉव ने। एमआरएनए कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ठीक है, तो जो एमआरएनए है उसको डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अपने पास रखता है, और ये इसकी हेल्प से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अगर हम टोटल आरएनए देखें सेल में कितना आरएनए होता है, तो टोटल आरएनए अगर 100% होता है तो उसमें एमआरएनए का पार्ट कितना होगा, 10 से 15%। ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए बनता है उसको कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। यूकेरियोट्स में जो बनता है उसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है और मोनोसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिस्टोनिक, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। सिस्टोनिक का मतलब क्या होता है, जीन्स। अब जैसे मान लो कि ये एक डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये जीन्स हैं ABCDE, इतने जीन्स हैं। और इन सारे जीन को कंट्रोल करने के लिए अगर एक सिंगल प्रमोटर है तब इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब जैसे कि डीएनए तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें ए जीन के लिए ये एक प्रमोटर है। ठीक है। आगे बढ़े, बी जीन के लिए अलग प्रमोटर है। ठीक है। और सी जीन के लिए अलग प्रमोटर है। तो यहाँ पर देखो ये इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रमोटर अलग है। जैसे हमने यहाँ पर देखो अलग अलग बटन्स हैं, इन बटन्स की हेल्प से हम अलग अलग बल्ब को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बटन दबाया, ठीक है, तो अलग अलग बटन जो लाइट से वो ऑन हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही बटन से सब कुछ ऑन हो जाता है। ठीक है, मेन स्विच। तो जैसे जो मेन स्विच है उसको कहते हैं क्या, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मेन स्विच अगर हमने ऑन किए तो सारी चीज ऑन हो जाती है, मेन स्विच ऑफ किए तो सब ऑफ हो जाता है, यानी एक ही बटन सबको कंट्रोल कर रही है। तो ये देखो यहाँ पर एक अकेली बटन है ये, तो ये सबको कंट्रोल कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। हमने फैन के लिए अलग बटन बनाए, ठीक है, बल्ब के लिए अलग बनाए, और भी दूसरी चीजें हैं जैसे चार्जर है उसको चार्ज, फोन को चार्ज करने के लिए उसके लिए अलग स्विच बनाए। तो अलग अलग स्विच के लिए अलग 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 बटन है। ऐसे ही जीन्स के अंदर भी, डीएनए में भी अलग अलग जीन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ऑन ऑफ के बटन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। ठीक है। और उसमें एक जीन होता है क्या, प्रमोटर, जो सबको कंट्रोल करता है। तो एक एक के लिए अलग अलग, एक के लिए क्या वर्ड आता है, मोनो। ठीक है। और पूरी चेन के लिए क्या आता है, सिस्ट्रॉनिक। ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। बहुत सारे जीन के लिए पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक जीन के लिए मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो ध्यान रखेंगे यहां से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए बड़ा होता है छोटा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, जैसे मान लो एक बैक्टीरिया और एक ह्यूमन, ठीक है, तो इन दोनों में किसका डीएनए बड़ा होगा, प्रोकैरियोट्स का या फिर ह्यूमन का? ह्यूमन का बड़ा होगा। प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा है, छोटा है। तो अब मान लो जैसे हम इसके लिए भी अलग प्रमोटर बनाते हैं, इसके लिए भी अलग प्रमोटर बनाते हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो डीएनए का साइज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। ये पहले से, अब इसका साइज, कोशिका का साइज पहले से छोटा है, उसमें डीएनए भी और छोटा पैक करना है, इसलिए हर एक के लिए अलग अलग प्रमोटर ने देखे, केवल एक दे दिया। देखो ह्यूमन का जो डीएनए है बहुत बड़ा होता है, एक डीएनए का अगर हम टोटल लंबाई देखें एक कोशिका के डीएनए की तो कितनी होती है, 2.2 मीटर। जितने बड़े आप लोग नहीं हो उससे बड़ा जो डीएनए है केवल एक सेल के अंदर का, अगर उसके सिरों को ऐसे एक के बाद एक के बाद एक ऐसे जोड़ते जाएं तो इसकी लंबाई कितने मीटर की हो जाएगी, 2.2 मीटर की हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डीएनए है, और इस डीएनए में हर एक जीन के लिए अलग अलग क्या होता है, प्रमोटर होता है। क्लियर है इतना? ये वर्ड याद रहेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक, ये भी अपन एक बार और पढ़ेंगे ओपेरॉन में। ठीक है। हाँ, ये बनता कहाँ कहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंथेसिस कहाँ कहाँ पर होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ पर बनेगा, आइए सर बैठिए, ला भाई चेयर दो एक, वो चेयर है, हाँ ये है एक, इसको उठा वो उसमें रख देना, ये बस दे देना। तो ये हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक और ये हो गया मोनोसिस्ट्रॉनिक। कौन चीजें कहाँ पर बनती है ये पता होना चाहिए, इसको भी लिखना जरूरी है। हम क्या लिख रहे हैं, लोकेशन ऑफ सिंथेसिस।
कि कौन सा mRNA कहाँ पर बनता है। तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में mRNA कहाँ पर बनेगा, तो कहाँ पर बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में बनेगा। mRNA के निर्माण स्थल कहाँ कहाँ बनता है, तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ बन रहा है, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस में। अब इतना भेदभाव क्यों हो रहा है भाई, एक का बन रहा है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, दूसरे का बन रहा है केंद्रक में, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि डीएनए की लोकेशन अलग अलग है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, तो डीएनए से ही बनता है एमआरएनए, कहाँ पर बनेगा, साइटोप्लाज्म में बनेगा। यूकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो जहाँ पर न्यूक्लियस है वहीं पर डीएनए है, और जहाँ पर डीएनए है वहीं पर एमआरएनए बनेगा। तो केंद्रक में होता है इसलिए कहाँ पर बनेगा, ये न्यूक्लियस में बनेगा, ठीक है। और कुछ, हाँ दो और जगह पर भी हैं, बट मोस्टली कहाँ पर बनेगा, न्यूक्लियस में बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है डीएनए, उससे भी एमआरएनए बनता है, लेकिन उसका एमआरएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया के काम का है, वो कोशिका के काम का नहीं है, ठीक है। अगर हम एक सेल बनाते हैं, इस सेल के आकार पे मत जाना, है ना, कि गोल होती है सर गोल बनाओ, जगह नहीं है अपने पास, है तो पूरी दीवार भर के जगह। ये देखो, ये एक सेल है, मान लो अभी ये कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसके सेंटर में यहाँ पर क्या पड़ा रहता है, इसका डीएनए। यहाँ पर ऐसा क्या बिखरा होगा, इसका डीएनए। तो बस इस डीएनए को पढ़कर ही क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एमआरएनए बन जाएगा। ये किसमें हो गया, प्रोकैरियोट्स में। अगर हम बात करें एक यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका का एक तो आकार भी बड़ा है, ठीक है, दूसरा इसमें एक केंद्रक है, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, और एक और क्लोरोप्लास्ट है। इन तीन जगह पर होता है डीएनए, लेकिन जो मेन डीएनए है किसमें होगा, न्यूक्लियस में होगा, यहाँ पर। तो इससे बनता है एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद में फिर वो कहाँ पर निकल कर आएगा, साइटोप्लाज्म में बाहर निकल कर आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन्स कहाँ पर बनती हैं, साइटोप्लाज्म में बनती हैं। तो उसको बनाने के लिए इसको बाहर आना पड़ेगा, इसलिए इसमें होता है मॉडिफिकेशन, ठीक है। तीन मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं अपन एमआरएनए में, कौन से, कैपिंग, पॉलीडेनाइलेशन और स्प्लाइसिंग, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो डीएनए है, लेकिन इसके डीएनए केवल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मशीन चल रही है, जो भी प्रोसेस चल रही है, उसमें जो प्रोटीन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, केवल उसके लिए कोडिंग होती है। तो यहाँ पर जो भी एमआरएनए बनेगा उसका ट्रांसलेशन इसी के अंदर हो जाएगा, उस वो वाला एमआरएनए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे एक और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक, ठीक है। तो हरित लवक के अंदर भी ऐसा डीएनए होता है कि जिससे उसके अंदर के प्रोटीन बन सके। जैसे रुबिस्को का नाम सुना होगा, क्या होता है रुबिस्को, हाँ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, दो नाम होते हैं। तो उसका मेन काम क्या है, ये CO2 को एक्सेप्ट करता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रोटीन होता है, रुबिस्को ही होता है। तो उसके लिए एंजाइम किसमें होंगे, क्लोरोप्लास्ट में होंगे, ठीक है। अब वो वाले जो एंजाइम्स हैं वो केवल इसी के अंदर बनेंगे और इसी के अंदर काम करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ऑप्शन में तीनों आए तो लगाना है क्या, नहीं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा है कि एमआरएनए कहाँ कहाँ पर बनते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो तीनों लगाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म सॉरी क्लोरोप्लास्ट भी, और माइटोकॉन्ड्रिया भी, लेकिन कौन सी सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही जगह बनेगा, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े आप। इसके बाद क्या है अब, एमआरएनए के बाद में आरआरएनए। आरआरएनए फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। इसके खोजकर्ता भी लिखें क्या, वो टीआरएनए के, कर लिया है हाँ।
खोजकर्ता का नाम क्या है? सेवेरो ओकोआ, ऐसे लिखे थे क्या? डिस्कवर्ड बाय सेवेरो ओकोआ। और क्या लिखे हैं? परसेंटेज, टोटल परसेंट। तो टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है? ये अप्रोक्स 80%, सबसे ज्यादा आरएनए होता है। कौन बनाता है इसको? सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा पॉलीमरेज? आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। तो ये लिखना भी जरूरी है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये बनाता है। और क्या खास बात है इसकी? किससे किससे मिलकर बना होता है आरएनए? आरएनए दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग होता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अलग होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो आरआरएनए है वो कौन सा होता है? 70s। यूकैरियोट्स में जो होता है वो कौन सा होता है? 80s। अब जो 70s है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन सा? 50s और 30s। अब यहाँ पर मैथ्स कोई नहीं लगाएगा कि 50 और 30 80 होता है ना, क्योंकि अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एस का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, अब एस क्या है? जैसे मान लो कि ये हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर एक लिक्विड लिया, ठीक, और इसमें छोड़ दिया 70s आरएनए को। तो 70s आरएनए का नाम रखा गया इसकी टाइमिंग के आधार पर कि इसको यहां से लेके यहां तक आने में कितने माइक्रोसेकंड का या मिली सेकंड का समय लगता है। जितना समय लगेगा उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। जब 70s आरएनए को तोड़ा गया तो इसके दो पार्ट होते हैं, 50s और 30s। तो 50s को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 50 मिली सेकंड या माइक्रो सेकंड। ठीक है, ये हम अभी कंफर्म करके बता देंगे, हमें परफेक्ट याद नहीं आ रहा है कि मिली सेकंड है माइक्रो सेकंड है। ऐसे ही कौन सा है? 30s माइक्रो सेकंड है। हाँ। अब यहाँ पर जो एस है, एस का मतलब होता है, क्या होता है? स्वेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, स्वेडबर्ग स्थिरांक, जो उन्होंने अपनी, सॉरी उन्होंने नहीं, दूसरे साइंटिस्ट ने इनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा था। स्वेडबर्ग कांस्टेंट स्थिरांक। ठीक है, ये आता है। एस का मतलब क्या होता है? लिख लो, एस मतलब स्वेडबर्ग स्थिरांक। अभी जो 50s है ये भी दो तीन पार्ट में टूट जाता है। 50s किससे किससे मिलकर बना है? 23s और 5s। दो पार्ट से मिलकर बना है। ऐसे ही 30s किससे किससे मिलकर बना है? केवल 16s, 16s इससे मिलकर बना है। तो ये आता है 30s आरएनए या आरआरएनए कौन सी यूनिट से मिलकर बना होता है? तो किससे मिलकर बना होता है? 16 से। यूगैरिक कोशिका में जो आरएनए है वो कौन सा होता है? 80s। अब 80s में दो टाइप होते हैं ये, कौन से? 60s और 40s। 60s के फिर से टाइप होते हैं। 60s किससे से मिलकर बना होता है? 28s और 5.8s। और जबकि 40s किससे मिलकर बना होता है? 18s। ये इसकी छोटी छोटी यूनिट है।
आरएनए। खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हॉले। ईवाई, रॉबर्ट हॉले। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है टीआरएनए का? किसके जैसा? क्लोवर लीफ जैसे। दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक 2D और एक 3D। 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ भी लिखना है ना? एग्जाम में तिपतिया नहीं आएगा। हाँ, दोनों लिखना है। नहीं, क्या है, हिंदी हिंदी लिखने के चक्कर में पता चला केवल क्लोवर लीफ वो लिख लिए, तिपतिया लिख लिए। 3D स्ट्रक्चर कौन से अक्षर कैसे होता है? एल शेप्ड का होता है। डाउन साइड उल्टे एल के आकार का होता है। ओके। अब टीआरएनए को और किस किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज स्मॉल आरएनए या स्मॉलेस्ट आरएनए कह सकते हैं। सबसे छोटे आकार का होता है, ठीक है। स्मॉल आरएनए भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट या स्मॉल आरएनए। और एक नाम और होता है क्या? सॉल्यूबल आरएनए। ये अप्रोक्स 35% 35% NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और क्या खासियत है टीआरएनए की? क्या विशेषता है? एक कोशिका में कितने टाइप के टीआरएनए हो सकते हैं? 20 टाइप के। अब 20 टाइप के ही क्यों हो सकते हैं? क्या काम होता है टीआरएनए का? ये अमाइनो एसिड को
ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है? प्रोटीन में। जब प्रोटीन बनाना रहता है तो प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से बनता है। उसकी छोटी छोटी यूनिट को अमाइनो एसिड कहते हैं, है ना। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से बनेगा टीआरएनए। टीआरएनए के लिए जीन्स कितने होते हैं मालूम है? जीन्स या बेस पेयर अप्रॉक्स 77 से 83 बेस पेयर के आसपास होते हैं। बेस पेयर मतलब पता है ना? क्षार युग्मों का जोड़ा। हो गया। अब टीआरएनए का स्ट्रक्चर। तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा? कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? कितने भाग होते हैं इसके? 5। कौन से कौन से? 5 भाग होते हैं। पहले भाग का नाम क्या है? एक्सेप्टर आर्म। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? ग्राही भुजा। दूसरा एंटीकोडॉन, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रतिकोडॉन। तीसरा है DHU लूप। और अगला कौन सा है? TSI लूप। और पांचवा कौन सा है? एक्स्ट्रा आर्म, अतिरिक्त भुजा। तो यहाँ पर ध्यान देना कौन से भाग का क्या नाम है। यहाँ पर ये वाला जो भाग है इसका नाम क्या होता है? कौन सा आर्म? एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, ये वाला भाग। इसमें एक होगा यहाँ पर 3rd प्राइम एंड और यहाँ पर 5 प्राइम एंड। ये वाली जो भुजा इसको क्या कहते हैं? कौन सा लूप? DHU लूप। इस वाले को क्या कहते हैं? TSI लूप। और ये वाला कौन सा है? एंटीकोडॉन। ये वाला है एक्स्ट्रा आर्म। अब इन सभी के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है कौन सा? एक्सेप्टर आर्म। ये कौन से वाले भाग से स्टार्ट होता है? 3rd प्राइम एंड से। और इसका जो सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका सीक्वेंस? क्या होता है? CCA। इसको ACC नहीं पढ़ेंगे, है ना। अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना और ये अंतिम सिरा है, तो CCA। एक्सेप्टर आर्म का मुख्य काम क्या होता है?
ये अमीनो एसिड से जुड़ता है, ठीक है। अमीनो एसिड के साथ में बॉन्ड बनाता है, कौन सा बॉन्ड बनाएगा अमीनो एसिड के साथ में, एस्टर बॉन्ड बनाएगा। दूसरा पार्ट कौन सा है, एंटीकोडॉन, ये वाला भाग। एंटीकोडॉन में अपोजिट कोड होते हैं एमआरएनए के, ठीक है। जो कोड एमआरएनए में होगा, जैसे मान लो एमआरएनए का पहला कोड कौन सा होता है, AUG, इसको कौन सा कोड कहते हैं, स्टार्ट कोडॉन या स्टार्ट कोड। और ये AUG हमेशा कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, मैथियोनीन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा टीआरएनए जिसके पास मेथियोनीन होगा, उसमें जो एंटीकोडॉन होता है वो इसके अपोजिट होता है। जैसे ए के अपोजिट क्या होगा यहाँ पर, यू के अपोजिट क्या होगा, ए, और जी के अपोजिट क्या होगा, सी। इसके हमेशा उल्टा कोड होता है, इसलिए इस वाले भाग का नाम क्या होगा, एंटीकोडॉन, ठीक है। अब 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, इसीलिए टीआरएनए भी कितने प्रकार के होंगे, 20 प्रकार के, क्योंकि उसको ऐसे 20 अलग अलग कोड रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो 20 डिफरेंट टाइप के, और ऐसा कर 20 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 20 होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोड्स कितने होते हैं, 60 नहीं, कोड 61 है, ठीक है। हम जेनेटिक कोड भी पढ़ेंगे अभी, तो 61 के आसपास जेनेटिक कोड है, ठीक है। तो एक्सेप्टर आर्म या ग्राही भुजा, जिसका मुख्य काम क्या होता है, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना, इसलिए इसका नाम क्या है, एक्सेप्टर आर्म। एंटीकोडॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एमआरएनए के कोड है उसके अपोजिट कोड होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटीकोडॉन। तीसरा DHU लूप। अब इसका नाम DHU क्यों रखा गया है, इसके बारे में अपन ने डीएनए में पढ़े, डीएनए आरएनए के समय में हमने आपको बताए थे डाई हाइड्रो यूरिडीन। तो DHU का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई हाइड्रो यूरिडीन। तो यहाँ पर वो वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, कौन सा, डाई हाइड्रो यूरिडीन, इसलिए इसका नाम DHU है। अगला टी साई सी लिखा हुआ है, तो टी साई सी का मतलब क्या है, स्यूडो यूरिडीन। तो यहाँ पर स्यूडो यूरिडीन प्रेजेंट होता है। अब स्यूडो यूरिडीन क्या है, यहाँ पर क्या होगा, PSEUD, स्यूडो यूरिडीन। और इसमें कौन सा होता है, डाई हाइड्रो यूरेसिल। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ यूरिडीन, सॉरी। डाई हाइड्रो यूरिडीन। देखो इसमें ये 2D स्ट्रक्चर है, जो कैसा लग रहा है कि 3 पत्ती वाली कोई घास है। एक स्ट्रक्चर दिखाया शायद आप लोगों को हमने, हो गया बनाकर। अब एक एक के बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखना है। सबसे पहले एक्सेप्टर आर, फिर एंटीकोडॉन, फिर DHU। फर्स्ट लिखेंगे क्या, एक्सेप्टर आर, यानी कौन सी भुजा, ग्राही भुजा। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें ग्राही भुजा में, हाँ, नंबर ऑफ बेस पेयर। टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 7। एंड सीक्वेंस, अंतिम सीक्वेंस क्या होता है इसका, CCA, है ना। और कहाँ पर होगा, 3rd प्राइम एंड पर होगा, ठीक है। क्या काम है इसका इंपॉर्टेंट, अटैच्ड विथ अमाइनो एसिड, ठीक है, अमीनो अम्ल से जुड़ना। अटैच्ड विथ अमाइनो एसिड, कौन सा बॉन्ड,
एस्टर बॉन्ड से। अमीनो अम्ल से एस्टर बंध द्वारा जुड़ना। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? बस इतना ही। तो 7 बेस पेयर होते हैं। इसका एंड सीक्वेंस ये है, ये 3rd प्राइम एंड पर उपस्थित होता है और इसका मुख्य काम है अमीनो अम्ल से एस्टर बंध के द्वारा जुड़ना। इसका क्या हो गया? कार्य, फंक्शन। अगला क्या है? एंटीकोडॉन लूप। क्या होता है एंटीकोडॉन लूप? 5 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? 5 होते हैं। अब इसमें किसके अपोजिट कोड होते हैं? mRNA के अपोजिट कोड होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट कोड्स फॉर mRNA। ठीक है, mRNA से विपरीत क्या होते हैं? कोड होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? एंटीकोडॉन लूप। हाँ, और एंटीकोडॉन लूप और mRNA, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद ही क्या कहते हैं, tRNA से प्रोटीन, वो अमीनो एसिड निकलता है। और कुछ खासियत इसकी एंटीकोडॉन लूप की? यहाँ पर बड़ी वाली सीट लाके चिपकाना पड़ेगा ना। एंटीकोडॉन लूप का जो कोड है वो mRNA के कोड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कोड्स ऑफ एंटीकोडॉन लूप forms hydrogen bond with mRNA। हिंदी में लिख लो, एंटीकोडॉन लूप के कोड्स mRNA के कोड के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ये चार्ज तो कम होते जा रहा है, निक्की, इसको चार्ज में लगाना पड़ेगा।